गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि जो भी लड़की बड़ी हो जाती थी उसे हमेशा घूंघट में रहना पड़ता था। यहाँ तक कि देवी माँ की मूर्ति को भी घूंघट पहनाया गया था। अगर कोई लड़की अपना चेहरा किसी को दिखा देती तो उसे अपशकुन मानकर बलि चढ़ा दिया जाता था। इसलिए गांव की लड़कियां कभी घूंघट नहीं हटाती थीं। उसी गांव में सुब्बू नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता माइक पर दिन भर चिल्लाकर पर्दे बेचते थे, जिससे उनकी आवाज बैठ जाती थी। ये देखकर सुब्बू ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करने का सोचा। वह अपनी सहेली के साथ अपनी माँ की समाधि पर गई और अपनी आवाज रिकॉर्ड की, लेकिन लौटते समय तेज हवा से उसका घूंघट उड़ गया और उसी समय एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींच ली और उसे मैगजीन के पहले पन्ने पर छाप दिया। सुब्बू को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी शादी का समय आया और वह मैगजीन किसी तरह गांव में पहुंच गया तो सबने उसका चेहरा देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। सुब्बू ने समझाने की कोशिश की कि यह उसकी गलती नहीं थी, पर किसी ने नहीं सुनी। गांव की रीति रिवाज के मुताबिक उसे सफेद कपड़े पहनाकर देवी माँ के पास ले जाया गया और उसके हाथ में पत्थर बांधकर कुएं में कूदने का आदेश दिया गया। सुब्बू बेबस होकर कुएं में कूद गई। तभी अचानक एक लड़की दौड़कर आई और चिल्लाई, सुब्बू को बाहर निकालो, क्योंकि देवी माँ के पास जलता हुआ दिया बुझ गया था। इसे देवी माँ का संकेत मानकर राजेश ने कुएं में छलांग लगाई और सुब्बू की जान बचा ली। अब गांव वालों ने सुब्बू को बलि देने से रोक तो दिया, लेकिन उसके आगे गांव वालों ने शर्त रख दी कि सुब्बू को खुद को निर्दोष साबित करने का एक मौका दिया जाएगा। जिसने भी उसकी फोटो खींची थी उसे गांव में आकर सबके सामने यह बताना होगा कि सुब्बू की कोई गलती नहीं थी, तभी उसकी बलि रोकी जाएगी और उसकी शादी राजेश से करवाई जाएगी। सुब्बू को 3 हफ्ते का समय दिया गया और कहा गया कि वह गाँव वालों की मदद के बिना उस फोटोग्राफर को ढूंढे, लेकिन रत्ना उस गाँव की नहीं थी, इसलिए उसने सुब्बू की मदद करने का फैसला किया। अब जब फोटोग्राफर के बारे में पता चला कि वह हिमालय में है तो अगले दिन रत्ना सुब्बू को लेकर हिमालय के लिए निकल गई। जाने से पहले सुब्बू ने आखिरी बार राजेश का चेहरा देखा और चली गई। सुब्बू के पिता ने पर्दे बेचना छोड़ दिया और घर की चीजों पर पर्दे डाल दिए और गांव वालों को अपना चेहरा दिखाए बिना घर में ही रहने लगे। दूसरी तरफ सुब्बू उस फोटोग्राफर को लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। शहर आते ही सुब्बू की कॉलेज की दोस्त अम्मू मिल जाती है। रत्ना और सुब्बू को हिमालय का पता नहीं था, इसलिए अम्मू ने उनकी मदद करने का फैसला किया। अब दिल्ली पहुंचते ही सुब्बू ने बड़े से पोस्टर पर अपनी फोटो देखकर बहुत डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीरें पूरे दिल्ली में चिपका दी थीं। अब अम्मू सुब्बू और रत्ना को लेकर हिमालय जा रही थी तो रास्ते में उसे सुब्बू की पूरी कहानी पता चली। सुब्बू ने बताया कि पर्दा पहनने से ही बच्चे पैदा होते हैं। ये सुनकर अम्मू को यकीन नहीं हुआ। वह हैरान थी कि आज भी ऐसे अंधविश्वास और परंपराएं मौजूद हैं और लोग उन पर विश्वास करते हैं। फिर उन्होंने रहने के लिए एक घर किराए पर लिया। सुब्बू को वह घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि हम 500 रुपये में भी कमरा ले सकते थे, फिर इतने महंगे घर की क्या जरूरत है। अम्मू का रवैया भी सुब्बू को पसंद नहीं आया और उसने रत्ना के साथ जाने का सोचा, लेकिन रत्ना के कहने पर वहीं रुक गई। उसने पूरी रात नहीं सोई और उसी फोटोग्राफर के बारे में सोचती रही। तभी अम्मू ने उसे दिलासा दिया कि चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। अगले दिन सुबह अम्मू दोनों को फिर से हिमालय ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में भूकंप के कारण रास्ता बंद हो गया था, जिसकी वजह से सुब्बू उस फोटोग्राफर से आज भी नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ राजेश के पिता उसकी शादी किसी और लड़की से करवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सुब्बू का चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी थी और उन्हें डर था कि इससे कोई श्राप लग जाएगा। लेकिन राजेश ने साफ मना कर दिया। गुस्से में वह घर से बाहर आया और बाहर सुब्बू की तस्वीरें देखकर और भी भड़क गया और सुब्बू पर से उसका विश्वास टूट गया। फिर अगले दिन उसके पिता ने उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दी। दूसरी ओर सुब्बू सिग्नल की तलाश में एक पहाड़ी इलाके में गई और राजेश को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल काट दिया। तभी राजेश के पिता ने सुब्बू को दोबारा कॉल करके कहा कि मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी है और शादी के मंत्र भी लाइव सुना दिए। ये सुनते ही सुब्बू वहीं गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तभी पास में बैठे कुछ शराबी वहां आए और सुब्बू को किडनैप कर ट्रक में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। उधर रत्ना और अम्मू अपनी कार लेकर उन शराबियों का पीछा करने लगी। शराबियों ने सुब्बू को छुआ और उसका घूंघट फाड़ दिया। जैसा ज्वालम्मा के साथ हुआ था वैसा ही सुब्बू के साथ भी हो रहा था। तभी ट्रैवलर्स वहां आ गए और उन शराबियों का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद शराबियों ने सुब्बू को ट्रक से फेंक कर भाग गए। रत्ना और अम्मू उसे घर ले गई। नहाते वक्त सुब्बू अपनी पिछली बातें और राजेश को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। तभी रत्ना और अम्मू उसके पास आईं और उसे सहारा दिया। उन्होंने ज्वाला के बारे में बताया कि तुम्हारे गांव के लोग जो कुछ कहते हैं वह सब झूठ है। क्या कोई देवी पैदा होने वाले बच्चे की बलि मांगती है? एक देवी कभी भी घूंघट पहनने के लिए मजबूर नहीं करती। ये सब तुम्हारे गांव का अंधविश्वास है। एक लड़की चाहे घूंघट पहने या ना पहने, लेकिन बच्चे जरूर पैदा होंगे। यह सुनकर सुब्बू को भी सब सच लगने लगा। उसने पूरी रात सोचा और अगली सुबह अपना घूंघट पूरी तरह से हटा दिया।
अब सुब्बू को भी समझ में आ गया कि गांव के लोगों ने जो अंधविश्वास फैलाए हुए हैं वह सब सरासर झूठ है। अगले दिन सुब्बू अपना घूंघट पूरी तरह हटा देती है और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने लगती है। तभी रत्ना ने उसे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में एक फोटोग्राफर सुब्बू के बारे में बता रहा था। असल में वह सिर्फ पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें खींचता था। एक दिन वह सुब्बू के गांव में पक्षी की फोटो ले रहा था। तभी हवा से सुब्बू का घूंघट हट गया और उसने सुब्बू का चेहरा देखा तो उसे सुब्बू बहुत सुंदर लगी और इसीलिए उसने उसकी फोटो खींची और पब्लिश कर दी। वह सुब्बू से परमिशन लेना चाहता था, लेकिन तब तक सुब्बू वहाँ से जा चुकी थी। उसने पूरी दुनिया के सामने और सुब्बू से भी माफी मांगी। अब जब फोटोग्राफर ने माफी मांग ली तो सुब्बू ने घर लौटने का फैसला किया। अम्मू उन दोनों को लेकर फिर से दिल्ली के लिए निकल गई। रास्ते में एक गैंग ने उनकी कार का पीछा किया और रास्ता देने को कहा, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं थी, इसलिए अम्मू ने रास्ता नहीं दिया। इससे उन लड़कों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अम्मू को भला बुरा कह दिया। अम्मू को भी गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी तेज भगाना शुरू कर दिया। सुब्बू और रत्ना उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन अम्मू गाड़ी नहीं रोकती। तभी गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है कि अम्मू सही समय पर ब्रेक लगा देती है, जिससे रत्ना को थोड़ी चोट लग जाती है। तभी एक आर्मी ऑफिसर ने आकर उनकी मदद की और उन सबको अपने घर ले आई। गांव में सुब्बू की खास दोस्त जो कि गर्भवती थी, उसे अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिससे सारे गांव वाले डर जाते हैं कि अब क्या होगा। गांव वालों ने सुब्बू को कॉल करके पूरी बात बताई और तुरंत गांव आने के लिए कहा। सुब्बू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने बिना सोचे समझे गांव की तरफ चल दी। सुब्बू को बिना पर्दे के आते देखकर सारे गांव वाले हैरान रह गए। दूसरी तरफ गर्भवती लड़की के साथ क्या हो रहा है यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी पता चला कि बच्चा उल्टा है, जिससे दर्द बढ़ने की वजह से लड़की बेहोश हो जाती है। सबको लगता है कि लड़की मर चुकी है और सब रोने लगते हैं। उसका पति गुस्से में एक पत्थर उठाकर सुब्बू को मारने चला जाता है। तभी लड़की को होश आ जाता है और थोड़ी देर के बाद वह एक बेटी को जन्म देती है। उसका पति जैसे ही सुब्बू को मारने वाला होता है, तभी एक लड़की आकर कहती है कि तुम्हें बेटी हुई है। ये सुनकर वह तुरंत अपनी